गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की पॉलिटिकल की क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था, शीत युद्ध का दौर देखा था कि किस प्रकार 1939 में द्वितीय वर्ल्ड वॉर था, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 45 में समाप्त हुआ और 45 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के उपरांत पूरे संपूर्ण विश्व में जो थी वो दो महाशक्तियाँ उभरी, जिनमें एक यूएसए था, दूसरा यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना गया। अब इन दोनों महाशक्तियों में संघर्ष और तनाव की स्थिति हो गई द्वितीय वर्ल्ड वॉर समाप्ति के उपरांत, जिसको अपन ने शीत युद्ध का नाम दिया। इसके अलावा अपन ने देखा था कि ये जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जो था, वो सोवियत संघ 1991 में इसका विघटन भी हो गया था, ये टूट गया था। और टूटने के उपरांत पूरे विश्व में जो थी एकमात्र महाशक्ति जो थी वो बचा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। विश्व में उस समय जो था 1991 में जब सोवियत संघ बिखरा टूटा, उसका जो पतन हुआ, उस समय यूएसए को चुनौती देने वाला पूरे विश्व में कोई दूसरी शक्ति, कोई दूसरा देश, कोई दूसरा संगठन नहीं था। लेकिन आज का जो पार्ट है वो है सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता के समकालीन केंद्र का मतलब है कि भाई उस समय 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उस समय कोई भी देश, कोई भी संगठन अमेरिका को चुनौती देने वाला नहीं बचा था। लेकिन वर्तमान समय में कई देश और कई संगठन ऐसे भी हैं जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं या भविष्य में आगे चलकर इसके प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं, अमेरिका के प्रभुत्व को। इसी को सत्ता के समकालीन केंद्र का नाम दिया गया है। तो आज का जो पार्ट है सत्ता के समकालीन केंद्र, इस सत्ता के समकालीन केंद्र में अपन जो है वो ऐसे ही कुछ संगठन और कुछ ऐसे ही देश जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं या दे सकते हैं भविष्य में चल के, ऐसे ही कुछ देश और कुछ संगठनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें प्रमुख तौर पर, जैसे अब मैं अगर संगठनों का नाम लूं तो संगठन में कुछ संगठन ऐसे हैं जो अमेरिका को वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। कई प्रमुख बड़े बड़े संगठन हैं, जैसे कि आसियान है, ब्रिक्स है, शार्क है, यूरोपीय संघ है। ये जो संगठन हैं वो सत्ता के समकालीन केंद्रों की श्रेणी में आते हैं और बहुत ताकतवर संगठन हैं। लेकिन समस्या ये है कि आपके सिलेबस में इन 4 संगठनों में से 2 संगठन हटा दिए गए हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके जो नया सिलेबस है तो 24-25 का, उस सिलेबस के अनुसार केवल 2 संगठन पढ़ने हैं अपने को इस पार्ट के जरिए, इस लेसन के जरिए, जिनमें पहला संगठन है आसियान और दूसरा संगठन है यूरोपीय संघ। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं, जिनमें सबसे पहले तो मैं अपने भारत का ही नाम लेना चाहूँगा। जैसे भारत है, चाइना है, जापान है, रूस है, इज़राइल है, साउथ कोरिया है। तो ये जो देश हैं, ये देश अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं और अभी वर्तमान स्थिति में बहुत ही मजबूत पोजीशन में वैश्विक पटल पर छाए हुए हैं। तो एक एक करके अपन इन संगठनों और देशों का अध्ययन करेंगे। देशों में भी जो है वो कई, जैसे अपने को कुछ देश हैं जो आपके सिलेबस में है, कुछ नहीं है, तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन्हीं देशों का अपन अध्ययन करते हुए इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले संगठन के तौर पर अगर मैं देखना चाहें तो मैं कहूँगा आपको यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो है एक ऐसा संगठन है यूरोप के देशों का जो यूरोप के, इसके सोवियत संघ के चुंगल से आज़ाद होकर और जो अमेरिकी वर्चस्व से आज़ाद होकर इन यूरोप के देशों ने अपना एक अलग संगठन बनाया जिसको यूरोपीय संघ नाम का दर्जा दिया गया। इसमें क्या है, ऐसे इसका एक झंडा है, उस झंडे में ऐसे 12 स्टार हैं दोस्तों, गोल्डन कलर के। इस यूरोपीय संघ के झंडे में ऐसे गोल 12 झंडे स्टार के निशान है,
तो ये यूरोपीय संघ के झंडे में, इसमें आप नोट भी करते रहिएगा साथ में, यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के कलर के, सोने के रंग के सितारे मुद्रित हैं, जो इसके सदस्य देशों की एकता तथा मेलजोल का प्रतीक है भाई। मैंने तो इसमें काउंटिंग में 12 से कम होंगे, लेकिन केवल ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए है कि भाई यूरोपीय संघ जो है उसका जो अपना अलग झंडा है, और यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के 12 सितारे, 12 जो हैं वो मुद्रित हैं, और ये यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है भाई ये झंडे जो हैं। तो ये पहला जो संगठन है जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकता है, उसका नाम है यूरोपीय संघ। चलिए अब आगे, चलिए देखते हैं कि इस यूरोपीय संघ की शुरुआत किस प्रकार हुई। प्रारंभ से इस यूरोपीय संघ के बनने की, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अपन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यूरोपीय संघ की शुरुआत कैसे हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, यानी 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उस समय विश्व में दो महाशक्तियाँ उभरी, यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूरोप महाद्वीप जो था उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि युद्ध में जाहिर सी बात है नुकसान ही होता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को डैमेज हुआ बहुत सारा। तो दूसरे विश्व युद्ध बाद में अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप, क्योंकि अपन ने देखा था कि यूरोप महाद्वीप को दो भागों में बांट दिया था दोनों महाशक्तियों ने। पश्चिमी यूरोप वाला जो खेमा था वो अमेरिका के पास आया, और पूर्वी यूरोप वाले जो देश थे वो सोवियत संघ के पास में गए। तो अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से वापस सुधारने के लिए एक ज़बरदस्त मदद करी, और उस मदद को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए जो प्रयास किए, जो मदद की, उसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्शल योजना के तहत 1948 में 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना के साथ ही पश्चिमी यूरोप की आर्थिक मदद की शुरुआत हो गई थी। अब इसके आगे देखते हैं। तो देखिए, अपन ने देखा कि मार्शल योजना के तहत 1948 में 1948 में एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यही जो संगठन था वो समय के साथ जो थे धीरे धीरे इसके स्वरूप में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के अंतर्गत बदलाव आते गए इस संगठन में। प्रारंभ में 1948 में मार्शल योजना के तहत एक संगठन बना जिसका नाम था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन नामक एक संगठन बना। समय के अनुसार इसमें बदलाव आते गए, और 1949 में जो था 1949 में राजनीतिक सपोर्ट मिला, इसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिला यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को, और इसी के साथ इसका नाम बदल कर दिया गया यूरोपीय परिषद। 1949 में जैसे पॉलिटिकल सपोर्ट मिला तो इसका नाम बदल के हो गया यूरोपीय परिषद। फिर 1957 में पूंजीवादी देशों के आर्थिक एकीकरण से इसका नाम फिर बदला, और इसने थोड़ी और प्रगति करी और इसका नाम हो गया यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। और इसके साथ ही 1992 में जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके उपरांत 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, इसके उपरांत 1992 में एक संधि हुई थी स्टूडेंट, मोस्टिट संधि।
मोस्ट्रिच संधि के तहत इसका नाम बदलकर कर दिया गया यूरोपीय संघ। तो स्टूडेंट्स, किस प्रकार यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ वो अपन ने देख लिया। अब देखते हैं आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यूरोपीय संघ एक संगठन के रूप में, यानी कि एक संगठन के रूप में इस यूरोपीय संघ के क्या कामकाज थे, कैसी इसकी प्रणाली थी, कैसे इसके विज़न थे, वो सारी चीज़ें जो है अपन यूरोपीय संघ एक संगठन के रूप में देखेंगे। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूरोपीय संघ जो था एक संगठन की नज़र में अपन देख रहे थे, फरवरी 1992 में मोस्ट्रिच संधि के साथ ही यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई थी। हालांकि उस समय इसका नाम यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन था। मोस्ट्रिच संधि के तहत ये हो गया था, यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई थी। वो 1948 में था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। फरवरी 1992 में मोस्ट्रिच संधि के साथ ही यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई थी। ये जो संगठन था वो शुरुआत में केवल आर्थिक सहयोग जो संगठन था उसी के रूप में कार्य करता था, केवल इकोनॉमिकल कम्युनिटी संगठन जो था आर्थिक संगठन के रूप में ये कार्य करता था। लेकिन बाद में जब इसको राजनीतिक सपोर्ट भी मिला तो ये एक राजनीतिक संगठन की तरह कार्य करने लग गया और एक विशाल राष्ट्र की तरह, बड़े देश की तरह अपना जो व्यापार था, वो जो राज व्यवस्था थी वो चलाने लगा, एक राष्ट्र की तरह बिहेव करने लगा, एक राष्ट्र की तरह ये यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया। और ख़ास बात जो है इसकी ये है कि इस यूरोपीय संघ के पास में इसका खुद का अलग झंडा है। शुरुआत में ही अपन ने उसी से बात करी थी, झंडे से ही, कि नीले बैकग्राउंड पे 12 गोल्डन कलर के सितारे हैं जो यूरोपीय संघ की एकता और मेलजोल के प्रतीक हैं। तो इस यूरोपीय संघ के पास में अपना खुद का स्वयं का झंडा है, इसका खुद का राष्ट्रगान है। जैसे अपना राष्ट्रगान होता है वैसे यूरोपीय संघ का भी अपना खुद का एक गान है। इसके अलावा इसका स्थापना दिवस है और इसके अलावा इसकी खुद की मुद्रा है, यूरो। यूरोपीय संघ की जो है मुद्रा वो यूरो है, तो इसकी खुद की मुद्रा भी है। जैसे अपनी भारत की मुद्रा है रुपया, अमेरिका की है डॉलर, ठीक उसी प्रकार यूरोपीय संघ की खुद की मुद्रा है। यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसमें ये असफल रहा। चलिए अब देखते हैं यूरोपीय संघ में आगे क्या क्या घटा। यूरोपीय संघ की विशेषताएं जो है अपन देखने अब। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अगली उसमें यूरोपीय संघ की विशेषता देखने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, जो यूरोपीय संघ था इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो एक बार अपन देख लेते हैं। यूरोपीय संघ जो है आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य प्रभाव जो है इस यूरोपीय संघ का वो बहुत ज़बरदस्त है, पावरफुल है, इकोनॉमिकल तौर पर भी, पॉलिटिकल तौर पर भी और सैन्य आर्मी मिलिट्री के तौर पर भी यूरोपीय संघ जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, पावरफुल है। इस यूरोपीय संघ का जो आर्थिक प्रभाव है वो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप के कई देशों तक फैला हुआ है। इसका जो प्रभाव है इकोनॉमिकल प्रभाव, क्योंकि इसका जो आर्थिक प्रभाव का मतलब है इकोनॉमिकल, यानी कि इसका आर्थिक प्रभाव दूर तक क्यों फैला हुआ है, क्योंकि इसके बिजनेस जो है वो इन देशों में भी फैले हुए हैं। एशिया महाद्वीप के देशों के साथ भी इसके जो व्यापारिक संबंध है, अफ्रीका महाद्वीप के देशों के साथ भी संबंध है और यूरोप में तो है ही खैर। इसके अलावा 2016 में इसी कारण जो यूरोपीय संघ था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा था। इससे यूरोपीय संघ का जो सकल घरेलू उत्पादन जो था वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। इसकी जो मुद्रा है यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बनी हुई है, क्योंकि जो भी अगर ऊपर जाएगा कोई भी संगठन किसी भी देश की मुद्रा, तो वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा ही है। इसके अलावा विश्व व्यापार में जो है अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा हिस्सेदारी है यूरोपीय संघ की, इस कारण भी इसका इकोनॉमिकल प्रभाव अधिक है। इसी कारण अमेरिका और चीन के साथ जो है व्यापारिक मसलों पर यूरोपीय संघ अपनी शर्तों पर काम करता है, अपनी शर्तों के ऊपर ही बात करता है। चलिए आज की क्लास में स्टूडेंट्स यूरोपीय संघ की विशेषताओं तक ही चलिए स्टूडेंट्स, इस यूरोपीय संघ की कुछ अगली प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूरोपीय संघ का जो एक सदस्य देश है फ्रांस, इस फ्रांस को
संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सुरक्षा परिषद है, उस सुरक्षा परिषद में वीटो पावर भी मिली हुई है। ये वीटो पावर पूरे वर्ल्ड में 5 देशों को ही मिली हुई है, जिसमें से फ्रांस भी एक है, और ये फ्रांस यूरोपीय संघ का ही एक सदस्य देश है। तो ये जो वीटो पावर इस फ्रांस को मिली हुई है, ये भी यूरोपीय संघ के वर्चस्व को वैश्विक पटल के ऊपर बढ़ोतरी बढ़ाता है, इसके उसमें वृद्धि करता है। तो फ्रांस को जो वीटो पावर मिली हुई है वो भी क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है यूरोपीय संघ को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी वीटो पावर के कारण यह अमेरिका के साथ अन्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय नीति को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के पास में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, इस कारण इसको वो भी चीज़ नहीं है कि भाई किसी दूसरे अन्य देशों के आक्रमण से डरने की आवश्यकता है कि कोई इसके ऊपर आक्रमण करके यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देगा। ऐसा संकट भी यूरोपीय संघ के ऊपर नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके पास में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और इसका जो सदस्य देश है फ्रांस, इस फ्रांस के पास में एटॉमिक पावर भी है, परमाणु बम भी है, परमाणु हथियार हैं, 335 परमाणु हथियार है इस फ्रांस के पास में। इस कारण भी इसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसके अंदर इस यूरोपीय संघ की एक महत्वपूर्ण समूह की तरह ये कार्य करता है और इसकी नीति और राजकाज को प्रभावित भी करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है वो यूरोपीय संघ के एंटी व्यापारिक नीतियों का निर्माण नहीं कर सकता है। यूरोपीय संघ का इतना वर्चस्व है वैश्विक पटल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, यूरोपीय संघ की विशेषता आज अपन ने देख ली। इसके आगे के जो टॉपिक हैं, सत्ता के समकालीन केंद्र जो पार्ट है, उसमें इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो अपन आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।